Now next is a result type from strt2. So strt2 में अभी तक हम लोगों ने ये 5 पॉइंट देखे, ओवरव्यू, आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक्शंस, इंटरसेप्टर्स. नाउ विल स्टार्ट विथ अ results and result types. So now result, for adding a result, there is an inbuilt tag which is called as the result tag, which plays the role of a view in a strt2 MVC framework. So MVC framework में जब भी आपको यूजर को कुछ व्यू करना है, आउटपुट शो करना है, so for that output you have to use a tag which is called as the result tag. The action is responsible for executing the business logic. The next step after executing the business logic is to display the view using the result tag. जो भी बिजनेस यूजर ने जब भी कुछ रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने का काम आपका बिजनेस लॉजिक करता है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शंस यूज होते हैं. And after that actions and interceptors, whatever the output is generated, that output is generated by view using a result tag. For example, if the action method is to authenticate a user, there are 3 possible outcome. जैसे अगर हम लोगों ने एक लॉगिन, ऑथेंटिकेट यानी क्या कि लॉगिन का कोई कोड लिखा है कि जिसमें कोई यूजर जब आता है तो वो यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ये यूजर नेम पासवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. तो जब भी आप लॉगिन का एग्जाम्पल लिखते हो तो उसमें कितने आउटपुट से जो पॉसिबल है. सो वेरी फर्स्ट इज कि यूजर ने यूजर नेम पासवर्ड प्रॉपर डाला है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न आउटकम क्या रहेगा, उसको मैसेज सक्सेसफुल लॉगिन. अगर प्रॉपर नहीं है, यूजर नेम या पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो आउटपुट क्या होगा, अनसक्सेसफुल लॉगिन, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड. अगर उसने 3 टाइम यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट डाल दिया तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 4th टाइम वो जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा. सो ये क्या हो गया, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ login form or authenticate form. So these are the possible outcomes or results. Now strt comes with a number of predefined result types. ये हो गया result कैसे generate करते हैं. ओके, अब result के साथ साथ रिजल्ट के कुछ इनबिल्ट रिजल्ट टाइप से जो इनबिल्ट स्टर्ट्स ने हमको प्रोवाइड किए हैं, दैट इज डिस्पैचर, वेलोसिटी, फ्री मेकर, रीडायरेक्ट, एसएसएलटी. सो एक्सएसएलटी आपको याद है, हमने एक्सएमएल का जब यूनिट पढ़ा था, यूनिट 1, तो एक्सएमएल के साथ हम लोगों ने एक्सएसएलटी पढ़ा था, जिसमें जो आउटपुट है वो आप एक बहुत प्रॉपर वे में यूजर को रिप्रेजेंट करते हो. तो अपार्ट फ्रॉम एक्सएसएलटी यू कैन यूज एनी ऑफ दिस like inbuilt designing pattern, and using which you can generate a result to the user. Now very first is a dispatcher result type. The dispatcher result type is a default type and is used if no other result type is specified. अगर कोई भी result का type specify नहीं किया है तो by default dispatcher result type वहाँ पे use किया जाता है. And it is used to forward to the servlet. JSP, इसमें कौन सी लैंग्वेज है जो वो लोग यूज कर रहे हैं डिस्पैचर में, यू कैन यूज अ सर्वलेट्स, JSPs, HTML पेज, सो ऑन टू द सर्वर. इट यूजेस द रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड, यानी क्या, जैसे कोई रिक्वेस्ट उसके पास आई है तो उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, आगे पहले फॉरवर्ड करता है यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड. Okay, and after that whenever you want to like write down a code for this, so you have to write down a tag like result is a tag. ओके अब इस रिजल्ट में आपको उसका नाम लिखना है रिजल्ट का. जैसे हमने देखा कि ऑथेंटिकेट के लिए 3 रिजल्ट है, सक्सेस, अनसक्सेस एंड अकाउंट लॉगिन. अगर आप सक्सेस के लिए कुछ कोड लिख रहे हो तो रिजल्ट क्या जनरेट करना है, जिसका नाम क्या है, सक्सेस. ओके और इसका रिजल्ट का टाइप कौन सा यूज किया है, डिस्पैचर. डिस्पैचर क्यों, क्योंकि यूजर को हमको एक नए पेज पे लेके जाना है. जैसे हमने बोला कि अगर मैं जीमेल पे वर्क कर रही हूँ, जीमेल पे यूजर नेम और पासवर्ड मैंने डाला और अगर वो करेक्ट है तो वो आगे कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड हो जाएगा. ओके सो यू हैव टू यूज अ डिस्पैचर कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड डिस्पैचर. यहाँ पे फाइल का नाम हमने पुट कर दिया है hello world डॉट JSP फाइल, कि जैसे यूजर नेम पासवर्ड सक्सेस होगा तो ये कौन सी फाइल ओपन करेगा, hello world डॉट JSP फाइल. Second is a free maker result type. It is a very popular templating engine that is used to generate the output using predefined template. जब आपको predefined कुछ template use करके output generate करना है, so you can use that generate. तो जैसे यहाँ पे अगर उन्होंने बोला है कि let us now create a free maker template file called as the hello.fm.
विद द फॉलोइंग कंटेंट, जैसे एक फाइल क्रिएट किया है और जिसमें कंटेंट डाल दिए है हेलो वर्ल्ड, और जो भी यूजर इनपुट देगा, यूजर जो भी जैसे टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर ने उसका नाम डाला है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड, और उसका नाम आना चाहिए. Okay, so this above file is a template where name is a parameter which is to be passed from outside using the predefined actions. जिसमें action में हम user से क्या ले रहे हैं, उसका name ले रहे हैं. जैसे उसने name enter किया, वो name हम इस particular file को या FreeMaker template को pass करने वाले हैं. Then next is a redirect result type. The redirect result type call the standard response dot send redirect method. तो जैसे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट मेथड जो है, जैसे अगर आपको एक यूआरएल से किसी दूसरे यूआरएल पे जाना है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे रिडायरेक्ट करना है, सो दैट टाइम इट इज यूज्ड. आपको याद होगा कि इन आर जेएसपी एंड सर्वलेट लॉगिन एग्जांपल वी हैव यूज्ड दिस रिस्पॉन्स डॉट redirect method. We can provide the location either in the body of the result element or as a parameter name equal to location. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने जहाँ पे हमने लिखा है कि अगेन रिजल्ट टैग, अगेन रिजल्ट इज अ सक्सेस एंड नाउ हियर टाइप वी आर यूजिंग इज अ रीडायरेक्ट. इसके अंदर हमको एक परम करके यूज करना है. परम मीन्स इज इट्स अ पैरामीटर. पैरामीटर में हमने डाल दिया कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कि अगर सक्सेसफुल है तो कौन से लोकेशन पे जाना है, वो लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, और ये लोकेशन हमने क्या डाल दिया, न्यू वर्ल्ड डॉट जेएसपी, यानी यूजर नेम और पासवर्ड अगर करेक्ट है तो यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा न्यू पेज पे, और न्यू पेज का नाम क्या होगा, न्यू वर्ल्ड डॉट जेएसपी. So this is a result type. Next is a validations. At the Start2 core, we have the validation framework that assists the application to run the rules to perform validation before the action method is executed. Okay, अब example वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऐड किया है. ओके, कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो, एक एम्प्लॉय का डेटा जो है यूजर से, एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें एम्प्लॉय का डेटा यूजर से ले रहे हो, और आपको उसमें वैलिडेशन लगाना है कि जो फॉर्म आपने बनाया है उस फॉर्म में आप एम्प्लॉय का एज यूजर से एंटर करवा रहे हो, एंड यू वांट टू make sure that whatever the age which is entered by a user, that age should be between the 28 and 65. 28 की बिलो या 65 के अबो अगर एज यूजर डालेगा तो वहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट होना चाहिए. सो दिस इज अ वैलिडेशन वी हैव टू डू. सो यहाँ पे आप देखोगे वैलिडेशन बहुत इजी उन्होंने किया है कि कैसे करना है, उसका एक छोटा एग्जाम्पल मैंने डाला है. तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है कि हमारा फॉर्म एक्शन कौन सा है, एक फॉर्म का नाम मैंने डाल दिया है. फॉर्म एक्शन यानी क्या, कि जैसे ही फॉर्म पे सबमिट बटन क्लिक होगा तो कौन से फाइल के पास जाना चाहिए और कौन से मेथड से जाएगा, पोस्ट मेथड से. और इसमें हम लोगों ने फील्ड कौन सा लिया है, एज नाम का फील्ड लिया है. ओके, तो जैसे यूजर एज को सबमिट करेगा तो उसको चेक करना है कि एज की वैल्यू करेक्ट है या नहीं. ओके, अब यहाँ पे ये एज की वैल्यू कैसे वैलिडेट होती है. सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे उसने एज के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे एक एग्जीक्यूट करके डिक्लेयर कर दिया. अगर एग्जीक्यूट प्रॉपर होता है तो उसको सक्सेस रिटर्न करना है. यहाँ पे और एक फंक्शन हम लोगों ने दो फंक्शंस डाल दिया. आपको हमेशा पता है कि कोई भी जब हम पैरामीटर लेते हैं उसके साथ दो फंक्शन लिखने पड़ते हैं, गेट एज एंड सेट एज. ओके, गेट एज में रिटर्न एज किया है, सेट एज में दिस डॉट एज इक्वल टू एज किया है. और इसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन लिख दिया है, इफ एज इज लेस देन 28 और इफ एज इज ग्रेटर देन 65 देन ऐड फील्ड एरर. तो उस फील्ड के आगे एक एरर ऐड हो जाना चाहिए. कौन से फील्ड के आगे एरर ऐड होना चाहिए, एज के आगे. और क्या मैसेज लिखना चाहिए, एज मस्ट बी इन बिटवीन 28 एंड 65. सो ये वैलिडेशंस यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, कैसे ऐड करते हैं उसका एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखा है. Now next is localization. Same localization is very similar to your internationalization. इसका एक आउटपुट पहले दिखाती हूँ, फिर हम उसका थ्योरी देखते हैं. जैसे यहाँ पे आप लोगों ने अगर एक फॉर्म डिजाइन किया है, ओके, और उस फॉर्म में आपने दो फील्ड लिया है, नेम एंड एज. ओके, और इसके ऊपर 3 लैंग्वेजेस आपने डाल दिए, इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रांस. अब अगर इंग्लिश पे टिक है तो ये डेटा आपको इंग्लिश में दिखाई देगा. ओके, और जैसे ही अगर किसी ने इसको स्पेनिश पे टिक किया तो ये नेम का कन्वर्जन हो गया स्पेनिश लैंग्वेज में,
और एज का कन्वर्जन भी हो गया स्पेनिश लैंग्वेज में. सो व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्म सच लाइक दैट कि अगर कोई यूजर सपोज जापान का है, चाइना का है, फ्रांस का है, स्पेनिश का है, एंड ही डोंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही वांट ऑल दैट फिल, he can understand, he can able to see in their own local language. So instead there is an inbuilt facility using which you can convert that dictionary data into that particular locate language. For that, the localization is a feature which is provided by Sturt2. So how this feature is provided? This feature is provided by using a name, using an interceptor called as I18N interceptor. और ये इंटरसेप्टर को क्रिएट करने के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यूज होती है इंटरसेप्टर के अलावा, दैट इज अ रिसोर्स बंडल. Now resource bundle is nothing but which contains a key value pair for default language of your application. आपको जो जो लैंग्वेजेस के लिए डेटा ऐड करना है, हर लैंग्वेज के लिए आपको की वैल्यू पेयर आप ऐड कर सकते हो. तो जैसे यहाँ पे डाल दिया बंडल नेम डैश लैंग्वेज डैश कंट्री डॉट प्रॉपर्टी. जैसे यहाँ पे अगर स्पेनिश के लिए डालना है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पेनिश के लिए स्पेन लोकेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे डालेंगे यहाँ पे, ये बंडल का नाम यहाँ पे आएगा ES अंडरस्कोर, लैंग्वेज का नाम आ गया ES. ओके, अगर आपको इंग्लिश यानी यूनाइटेड स्टेट के इंग्लिश के लिए अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे EN आएगा, दैट इज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एंड अंडरस्कोर द कंट्री, सॉरी इट इज अ लैंग्वेज अंडरस्कोर कंट्री. तो यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे आएगी EN दैट इज इंग्लिश अंडरस्कोर कंट्री प्रॉपर्टी जो है, कंट्री का नाम क्या आ गया, US आ गया. जस्ट बाय यूजिंग दिस you can create such kind of facility. Then next point is a exceptional handling. So you can, like whenever some exception is created, so you can write down a code, inbuilt code to handle that exception. So Sturt provide an easier way to handle uncaught exception and redirect user टू अ डेडिकेटेड एरर पेज. यानी अगर कोई एक ऐसा एक्सेप्शन आ गया है जो आपको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप एक एरर पेज क्रिएट करके रखो कि जैसे ही वो ऐसा कोई एक्सेप्शन आता है तो एक इनबिल्ड कोई एक एरर जो है ये ऑटोमेटिक यूजर को क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए. सो दैट टाइम यू कैन यूज सच काइंड ऑफ फैसिलिटी, जिसमें एक पेज क्रिएट किया है जैसे error.jsp, और कुछ एक जो भी आपको एरर मैसेज प्रिंट करना है वो यहाँ पे आपने पुट कर दिया. और ये एरर पेज का जो डिटेल है ये कौन से फाइल में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डालना है, दैट इज sturt.xml फाइल में डालना है, जिसमें यहाँ पे एक रिजल्ट करके एक टैग हमने यूज किया है जिसका नाम डाल दिया एरर, कि अगर कोई भी एरर जनरेट होता है तो वो एरर के लिए कौन सी फाइल कॉल की जाएगी व्यू में से, ये वाली फाइल error.jsp फाइल, उसमें वहाँ पे कॉल की जाएगी. Okay, so likewise you can handle uncaught exceptions by creating your own any JSP file and adding that JSP file name into your sturt.xml file. And now last point from Sturt2 is a annotation. Now what is exactly the annotation is? As mentioned previously, Sturt provides two forms of configuration. The traditional way is to use sturt.xml file for all configuration. The other way of configuration Sturt is by using a Java file annotation feature. अब तक हम लोगों ने देखा कि जो भी configurations है हम लोगों ने कुछ struts.xml, web.xml कुछ अलग अलग configuration file लिए और जहाँ पे हमने कुछ configuration के setting कैसे करते वो देखा. Okay, apart from that you can use a feature of Sturt2 which is called as the annotation feature, जिसमें आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टर्ट्स के करने हैं, इंस्टेड ऑफ एडिंग दैट इन अ XML sturt.xml फाइल, यू कैन ऐड दैट इन अ annotation फाइल. यूजिंग द स्टर्ट annotation वी कैन अचीव जीरो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल सबको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. टू स्टार्ट यूजिंग द annotation in your project, make sure you have included the following jar files in your web content file. तो annotation जब भी आपको यूज करना है, annotation को ऐड करने के लिए कुछ jar files होते हैं, that jar files are required to be add in your web project. Then you can create a annotations.
Now, what are the different types of annotations which are available? So very first is namespace annotation, result annotation. Okay. Again, in a result annotation, you can use a @result annotation which defines a set of results for an action. कि अगर ये एक्शन है, जैसे सक्सेस एक्शन है, तो क्या रिजल्ट जनरेट होना चाहिए, एरर अगर एक्शन है तो क्या रिजल्ट जनरेट होना चाहिए. तो ये चीजें आप सब डायरेक्टली @result annotation के साथ ऐड कर सकते हो. इसका कोई भी चीजें आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिटेल टैग के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज आफ्टर अनोटेशन. यू कैन सी एवरी अनोटेशन जो है उसके आगे क्या सिंबल यूज किया जाता है, सिंबल यूज किया जाता है. symbol in a start indicate it is an inbuilt annotation. Okay, the after annotation makes a action method that needs to be called after the main action method and the result was executed, and it return value is ignored. Again, like after जैसे वैसे ही क्या है, before annotation भी है. Okay, it is a one kind of interceptor annotation. So before annotation makes action method that needs to be called before the main action method. यहाँ पे action method के बाद इसको call किया जाता है, यहाँ पे action method के पहले इसको call करके execute करके इसका result generate किया जाता है. The next is the email validator annotation. जैसे हम लोगों को पता है HTML में हम लोग एक पर्टिकुलर इनपुट टाइप यूज करते हैं ईमेल वाला, जिसमें वो खुद चेक करता है कि सिंबल है या नहीं, डॉट यूज किया है कि नहीं. सो सेम लाइकवाइज ईमेल वैलिडेटर अनोटेशन इज देयर. इंट रेंज फील्ड वैलिडेटर अनोटेशन, जिसमें आपने कोई एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है और आपको क्या चाहिए कि इसमें पर्टिकुलर ये और ये रेंज, मतलब 10 से लेके 20 के बीच में ही खाली यूजर ने वैल्यूज देनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, कि आपको पता है कि आपका जो फॉर्म आप डिजाइन कर रहे हो उसमें कुछ फील्ड क्या होने चाहिए, रिक्वायर्ड होने चाहिए, कि जब तक डेटा नहीं भरेगा यूजर तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, वो आगे के पेज पे नहीं जा पाएगा. सो लाइकवाइज यू कैन यूज दिस इनबिल्ट टाइप ऑफ annotations. Now how to use this annotations. Okay, तो annotation का एक example डाला है जिसमें हमने name field जो है इसको required करना है, and एज फील्ड की रेंज जो है इसके बीच में आनी चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको क्या चाहिए, नेम के लिए हमको कौन सा एनोटेशन चाहिए, रिक्वायर्ड एनोटेशन. तो यहाँ पे हमने लिख दिया @required field validator. और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए यूजर को, कि द नेम इज रिक्वायर्ड. दैट्स इट. ओके, सेकेंड यहाँ पे क्या किया है, int range validator field, और मैसेज क्या प्रिंट करना है, एज मस्ट बी बिटवीन 28 एंड 25, और इसकी मीन वैल्यू हमने डाल दी 28, मैक्स वैल्यू डाल दी 65. और दोनों के लिए हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई भी चीज के लिए आपको दो मेथड लगते हैं, गेट एंड सेट. सो गेट नेम सेट नेम, ऐसे यहाँ पे गेट एज एंड सेट एज आप यूज करके ये वाली जो वैलिडेशन है फॉर्म के वो आप एनोटेशन से क्रिएट कर सकते हो. यू हैव टू यूज @ and name of annotation and the message that you want to print for that validation. So here it is an end of our 5th unit where we have seen AngularJS in detail, then Node.js, and then struts. Okay, and now one unit is remaining, that is unit number 6, that we'll see after your INSEM examination. किसी को कुछ पूछना है क्या यहाँ पे?